ये कहानी सन 1960 के आसपास की है। उस समय उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में हमारा परिवार रहता था। कस्बे का नाम था शांतिनगर। यह नाम सही था क्योंकि वहां के लोग बहुत शांत और सीधे थे। हमारे घर के पास ही एक बहुत बड़ा और पुराना आम का बाग था। उस बाग के बीचों बीच एक कोठी थी। वह कोठी सफेद रंग की थी। उसकी खिड़कियां नीले रंग से रंगी हुई थीं। कोठी बहुत सुंदर थी, पर उसमें कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे कि वह कोठी किसी जमींदार की है, पर जमींदार कहीं दूर शहर में रहता है, इसलिए कोठी खाली पड़ी है। हम बच्चे अक्सर उस बाग में खेलने जाते थे, आम तोड़ते थे और उस सफेद कोठी को देखकर कल्पनाइयों करते थे। एक दिन अचानक कोठी में रोशनी दिखाई दी। हमें लगा कि शायद कोई वहां आ गया है। फिर हमने देखा कि कोठी के सामने एक कार खड़ी है और कुछ सामान उतर रहा है। 2 दिन बाद पता चला कि कोठी में एक नया परिवार आ गया है। परिवार में 3 लोग थे, एक पति, एक पत्नी और उनकी बेटी। बेटी का नाम था मोहिनी। मोहिनी उस समय लगभग 22 वर्ष की थी। वह बहुत सुंदर थी। उसके लंबे काले बाल थे, बड़ी बड़ी आंखें थीं और मीठी सी मुस्कान थी। वह अक्सर बाग में टहलती दिखाई देती, कभी किताब पढ़ती, कभी पेड़ों के नीचे बैठकर कुछ सोचती रहती। उसके माता पिता भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने गांव के लोगों से जल्दी ही दोस्ती कर ली। मोहिनी की मां अक्सर हमारे घर आती। वह हमारी मां के साथ बैठकर बातें करती। कभी कभी मोहिनी भी उनके साथ आ जाती। मोहिनी बहुत कम बोलती थी, पर जब बोलती तो उसकी आवाज बहुत मधुर थी। एक बार उसने हमें पुरानी कहानियां सुनाई थीं। हम सब मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। वह कोठी अब जीवित हो गई थी। उसमें रोशनी आ गई थी। खिड़कियों से अच्छी अच्छी खुशबू आने लगी थी। शाम को वहां से भोजन पकने की सुगंध आती और कभी कभी मोहिनी के गाने की आवाज भी सुनाई देती। सब कुछ बहुत शांत और सुखद था। किसी को कल्पना भी नहीं थी कि यह शांति एक दिन भयंकर डर में बदल जाएगी। पहली अजीब बात तब हुई जब मोहिनी की शादी तय हुई। उसकी सगाई एक अच्छे लड़के से हुई थी। लड़का दिल्ली में नौकरी करता था। सब लोग बहुत खुश थे। शादी की तैयारियां शुरू हुईं। तभी एक रात की बात है। मोहिनी की मां ने हमारी मां को बताया कि मोहिनी रात में चीखती हुई जाग जाती है। वह कहती है कि उसे कोई सपना आता है। सपने में एक औरत उसे देख रही होती है। वह औरत कुछ कहना चाहती है, पर आवाज नहीं निकलती। पहले तो सबने सोचा कि शादी की टेंशन है। लड़कियों को ऐसे सपने आते रहते हैं, पर यह सपना रोज आने लगा। हर रात वही औरत, वही चेहरा और वही खामोशी। फिर एक दिन मोहिनी ने अपनी मां से कहा, मां, मुझे लगता है कि इस घर में कोई और है। उसकी मां ने पूछा, क्या मतलब? मोहिनी ने कहा, मैं रसोई में जाती हूं तो लगता है कोई पीछे है। मैं बाथरूम में जाती हूं तो लगता है कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है। और रात में तो मैं साफ सुनती हूं कोई धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता है। पर सीढ़ियां तो हमारे कमरे तक ही हैं, उसके आगे कोई मंजिल नहीं है। उसकी मां ने उसे समझाया, बेटा, यह तुम्हारा वहम है। तुम शादी के बारे में ज्यादा सोच रही हो, इसलिए ऐसा लग रहा है। मोहिनी चुप हो गई, पर उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता था। फिर कुछ दिन बाद एक और घटना हुई। मोहिनी की शादी की साड़ियां आईं। वह सब साड़ियां एक अलमारी में रखी गईं। एक सुबह मोहिनी ने देखा कि एक लाल रंग की साड़ी अलमारी से बाहर निकली पड़ी है। वह जमीन पर फैली हुई थी, जैसे कोई उसे पहनकर फिर उतार कर रख गया हो। मोहिनी ने अपनी मां को बुलाया। उसकी मां ने कहा, शायद रात में हवा से दरवाजा खुल गया होगा और साड़ी बाहर आ गई होगी। पर अलमारी का दरवाजा बंद था और खिड़की भी बंद थी। फिर हवा कहां से आई? इस घटना के बाद मोहिनी के पिता ने एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने घर में हवन किया, कुछ मंत्र पढ़े और कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा। पर उस रात फिर वही हुआ। मोहिनी ने सुबह बताया कि रात में उसे फिर वही औरत दिखाई दी। इस बार वह औरत उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। वह मोहिनी की तरफ हाथ बढ़ा रही थी। मोहिनी चीखना चाहती थी, पर आवाज नहीं निकल रही थी। फिर अचानक वह औरत गायब हो गई। अब मोहिनी के माता पिता भी चिंतित हो गए। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। क्या वाकई घर में कोई अदृश्य शक्ति है या फिर मोहिनी का दिमाग खराब हो रहा है? उन्होंने फैसला किया कि वह मोहिनी को डॉक्टर के पास ले जाएंगे।
पर मोहिनी ने जाने से मना कर दिया। वह कहने लगी, मैं पागल नहीं हूं, वह औरत सचमुच है और वह मुझसे कुछ कहना चाहती है। अब गांव में भी बात फैलने लगी। लोग कहने लगे कि कोठी में भूत है। कुछ बुजुर्गों ने बताया कि वह कोठी पहले किसी और की थी, पर वह लोग अचानक कहीं चले गए। किसी को पता नहीं कि वह कहां गए और क्यों गए। मोहिनी का डर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह पहले जैसी हंसमुख नहीं रही। उसके चेहरे पर हमेशा एक डर की छाया रहती। वह अकेले कमरे में नहीं रहना चाहती थी। रात में लाइट जलाकर सोती थी और उसकी नींद टूट टूट कर आती थी। शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, पर मोहिनी की हालत बिगड़ रही थी। कोई नहीं जानता था कि यह सब क्यों हो रहा है और कब खत्म होगा। आखिरकार मोहिनी के पिता ने फैसला किया कि वह इस रहस्य की जड़ तक जाएंगे। उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मुलाकात की। उनका नाम था ठाकुर बलवंत सिंह। वह 90 वर्ष के हो चुके थे, पर उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। जब मोहिनी के पिता ने सब कुछ बताया तो ठाकुर साहब कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहानी शुरू की। यह बात सन 1920 के आसपास की है। उस कोठी के मालिक थे राजा रणवीर सिंह। वह बहुत अमीर और ताकतवर थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था राजकुमारी उर्मिला। उर्मिला बहुत सुंदर और गुणवान थी। उसे संगीत और कविता का बहुत शौक था। वह अक्सर उसी बाग में बैठकर वीणा बजाती थी। एक दिन उस कस्बे में एक नया डॉक्टर आया। डॉक्टर का नाम था डॉक्टर अमर। वह बहुत पढ़ा लिखा और सुंदर युवक था। एक बार राजकुमारी उर्मिला बीमार पड़ गई। डॉक्टर अमर को उसका इलाज करने के लिए बुलाया गया। इलाज के दौरान दोनों की मुलाकातें होने लगीं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। पर समस्या यह थी कि राजा रणवीर सिंह बहुत घमंडी थे। वह कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी एक साधारण डॉक्टर से हो। उन्होंने उर्मिला को समझाया, पर उर्मिला नहीं मानी। वह डॉक्टर अमर से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। एक रात उर्मिला और अमर ने फैसला किया कि वह साथ भाग जाएंगे। वह रात बहुत अंधेरी थी। बारिश हो रही थी। दोनों कोठी के पिछले दरवाजे से निकले, पर किसी ने उन्हें देख लिया। वह व्यक्ति राजा का विश्वासपात्र नौकर था। उसने तुरंत राजा को खबर कर दी। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि दोनों को पकड़कर लाया जाए। सिपाही घोड़ों पर सवार होकर निकले। उन्होंने दोनों को रास्ते में ही पकड़ लिया। राजकुमारी उर्मिला को वापस कोठी में लाया गया और डॉक्टर अमर को कस्बे से बाहर निकाल दिया गया। राजा ने उर्मिला को उसके कमरे में बंद कर दिया और कहा कि वह कभी बाहर नहीं निकल सकती। उर्मिला बहुत दुखी थी। वह रोती रहती, खाना पीना छोड़ दिया। कुछ दिन बाद उसने फैसला किया कि वह जिंदा नहीं रहेगी। एक रात उसने अपने कमरे में ही फांसी लगा ली। जब सुबह नौकर ने दरवाजा खोला तो उर्मिला का शरीर हवा में झूल रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर एक गहरी पीड़ा थी। राजा को बहुत दुख हुआ, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। उर्मिला का अंतिम संस्कार कर दिया गया, पर कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह उसी कोठी में भटकती रही क्योंकि उसका प्यार अधूरा रह गया था। उसकी जिंदगी अधूरी रह गई थी। ठाकुर साहब ने कहानी खत्म की और बोले, शायद राजकुमारी उर्मिला की आत्मा अब भी वहां है। और जब उसने मोहिनी को देखा तो उसे अपनी याद आ गई, क्योंकि मोहिनी भी उर्मिला की तरह सुंदर है और उसकी शादी भी तय हुई है। शायद उर्मिला की आत्मा को लगता है कि मोहिनी उसकी जगह ले रही है, या शायद वह चाहती है कि मोहिनी उसकी कहानी जाने। मोहिनी के पिता ने पूछा, पर हम क्या करें? ठाकुर साहब ने कहा, तुम्हें उस आत्मा से बात करनी होगी। उसे समझाना होगा कि मोहिनी उसकी दुश्मन नहीं है और उसे शांति से जाने देना चाहिए। उस रात मोहिनी के परिवार ने फैसला किया कि वह कोठी छोड़कर चले जाएंगे, पर एक समस्या थी। शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और तारीख भी नजदीक थी। वह नहीं जानते थे कि अब क्या करें। शादी से 3 दिन पहले की रात थी। मोहिनी के माता पिता ने फैसला किया कि वह एक आखिरी कोशिश करेंगे। उन्होंने एक अनुभवी साधु को बुलाया। साधु ने कोठी में पूजा की व्यवस्था की। रात के 11 बजे थे। सब लोग इकट्ठा हुए। साधु ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। तभी अचानक हवा चलने लगी।
दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे और तेज आवाज आने लगी, जैसे कोई जोर जोर से रो रहा हो। मोहिनी डर के मारे कांपने लगी। साधु ने आवाज लगाई, हे आत्मा, तुम्हारी कहानी हमें पता है, हम तुम्हारे दुख को समझते हैं, पर तुम्हें अब जाना चाहिए, तुम्हारी यात्रा पूरी हो चुकी है। आवाज बंद हो गई। सब कुछ शांत हो गया। साधु ने कहा, शायद वह चली गई। सब लोग राहत की सांस लेने लगे, पर तभी मोहिनी चिल्लाई, नहीं, वह अभी भी यहां है, वह मेरे सामने खड़ी है। सबने मोहिनी की तरफ देखा। मोहिनी की आंखें बहुत बड़ी हो गई थीं। वह एक खाली जगह की तरफ देख रही थी और उसके होंठ हिल रहे थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। कुछ देर बाद मोहिनी ने सांस ली और बोली, वह कहती है कि वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, वह बस चाहती है कि मैं उसकी कहानी सबको बताऊं, ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। वह कहती है कि उसके पिता ने गलत किया, प्यार को रोकना गलत है और उसकी मौत व्यर्थ गई। वह कहती है कि अब वह जा सकती है, क्योंकि उसकी कहानी किसी ने सुन ली और उसके दर्द को कोई समझ गया। इतना कहकर मोहिनी ने आंखें बंद कर ली और जमीन पर गिर पड़ी। सब लोग दौड़े। मोहिनी बेहोश थी। उसे उठाकर बिस्तर पर लेटाया गया। साधु ने कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। वह आत्मा शांत हो गई है। उस रात के बाद मोहिनी ठीक हो गई। उसे फिर कोई सपना नहीं आया, न ही किसी औरत का दिखाई दिया। शादी भी ठीक से हुई और मोहिनी दिल्ली चली गई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद मोहिनी अपने पति के साथ वापस आई। वह अपने माता पिता से मिलने आई थी। एक शाम हम सब बाग में बैठे थे। तभी मोहिनी ने अचानक कहा, वह औरत आज भी यहां है। सबने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब, तुम्हें फिर दिखाई दे रही है? मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं दिखाई देती, पर मैं महसूस करती हूं वह अभी भी यहां है। शायद वह कभी नहीं जाएगी, क्योंकि यह घर उसका है और उसका प्यार यहीं दफन है। मोहिनी ने आगे कहा, कभी कभी रात में मैं उसे महसूस करती हूं। जब मैं दिल्ली में अपने घर में सोती हूं तो लगता है जैसे कोई मेरे बाल सहला रहा हो या मेरे कमरे में खुशबू आ रही हो। मुझे लगता है वह मेरे साथ है और मेरी रक्षा कर रही है। मोहिनी की बात सुनकर सब चुप हो गए। कोई नहीं जानता था कि वह सच कह रही है या फिर उसका दिमाग अभी भी उस घटना से प्रभावित है।